हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। एक नया टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होंगी, अभी तक इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है 10th तक। तो न्यू टॉपिक है। जैसे कि हमारे पास क्या होता था, मास होता था। मास तो किलोग्राम, यूनिट क्या होती थी मास की, किलोग्राम होती थी। इसको एक न्यू सिंबल से हमने नोटेट कर दिया, कैपिटल है, ठीक है। जैसे कि लेंथ होता था कितना, इसको हम मीटर में रोटेट करते थे, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। इसको हमने एक न्यू सिंबल नाम दे दिया, कैपिटल एल, ठीक है। तो जहां भी हम लेंथ को नोटेट करेंगे वो कैपिटल एल आ जाएगा। उसके बाद मास, लेंथ हो गया। शुरुआत करते हैं टाइम की। टाइम को सेकंड्स में, आर में, मिनट में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके लिए हमने एक सिंबल दे दिया, कैपिटल टी। इन्हीं सिंबल्स को मिलाकर के जब कोई एक न्यू इक्वेशन बनती है तो उसे डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या, स्पीड की डायमेंशन फाइंड करनी है। अभी तक हम क्या केवल यूनिट्स फाइंड करते थे, अब हमें डायमेंशन भी फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल अपॉन टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी। और एक चीज और, इनको ब्रैकेट्स में बंद करना जरूरी है, लार्ज ब्रेसेस में। क्यों? क्योंकि अगर सिंपल हमने लिख दिया तो ये केवल लेटर्स हैं, ठीक है। ब्रेसेस में अगर इनको हम बंद करेंगे तो इसका मतलब है कि डायमेंशन शो कर रहा है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या हो गया, एल टी हो गया। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, एल टी रेज टू माइनस वन। ये क्या हो गया, स्पीड की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस वन। अगर इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है तो उसमें एम एल टी तीनों आने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, एम जीरो एल टी माइनस वन, ठीक है। तो ये होता है डायमेंशन, ठीक। ऐसे अभी एक फॉर्मूले के लिए हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्पीड। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। अब चेंज इन स्पीड की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी, डायमेंशन वही होगी जो स्पीड की होती है। तो कितना आ जाएगा, चेंज इन स्पीड का मतलब एल टी माइनस वन, ठीक है, अपॉन टी। स्पीड की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा एल टी माइनस टू। सेम अगर हम फोर्स के लिए फाइंड करें तो फोर्स के लिए हमारे पास हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मास इनटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो अब हम इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे, क्या आएगी, इज इक्वल्स टू मास की डायमेंशन कैपिटल है, एक्सीलरेशन की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की है एल टी माइनस टू। तो कितना हो जाएगा, ये डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूले जैसे जैसे हम चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उनके डायमेंशंस फाइंड करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे सिलेबस में एक न्यू चीज आ गई है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि डायमेंशन, ठीक। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें क्या, उनका मेन बेस फॉर्मूला पता होना जरूरी है और उनकी बेस डायमेंशंस, ठीक है। कई बार एंगल के लिए हम क्या, थीटा भी लिख देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है तो टेम्परेचर की जो डायमेंशन होगी वो के हो जाएगी। इस तरीके से एम्पियर, करंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम डायमेंशन लिखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स में नए नए फॉर्मूले आते जाएंगे, उसी तरीके से हम डायमेंशन लिखते जाएंगे, ठीक है। अभी तक हम 10th क्लास में क्या करते थे, हमें केवल और केवल फॉर्मूला और उसकी यूनिट लिखनी होती थी हर जगह। अब हम एक चीज और फाइंड करेंगे जो क्या है, डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन से क्या होता है, क्या इसके यूजेस हैं, कितने टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, वो सब अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डायमेंशन किस लिए जरूरी है, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं। डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव, टू डिराइव द फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, check the correctness of formula and to convert one system of unit into others, ठीक है। तो इससे हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकता है,
किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है, या फिर हम किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास फोर्स की एमकेएस यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट हो जाएगी डायन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? न्यूटन के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, डाइन में क्या होता है सीजीएस, ये क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस ये अंतर होता है। तो इस तरह से हम किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने से पहले मैं क्वांटिटीज बता रहा हूं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, नंबर 1 डायमेंशनलेस वेरिएबल, नंबर 2 dimensionless constant, number 3 dimensional variables, and number 4 dimensional constants। एग्जांपल क्या होंगे? डायमेंशनलेस वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस वेरिएबल जैसे कोई भी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस के लिए सॉरी ग्रेविटेशन, डायमेंशनलेस का मतलब जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो जैसे कि कांस्टेंट के बारे में अगर बात करें तो पाई हो गया 1 2 3। डायमेंशनलेस वेरिएबल स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th में ये चीज पढ़ी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इसकी कोई यूनिट होती थी? नहीं होती थी। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। एक और हो जाएगा, दो तो हमारे पास ये है, स्ट्रेन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एक हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब द रेशियो द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या रिलेटिव डेंसिटी भी अगर हम बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? एक वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट मैंने लिख ही दिए हैं, जैसे कि पाई हो गया, 1 2 3 हो गया, इन सब की वैल्यूज क्या है? इनके साथ कोई भी यूनिट नहीं होती है, और क्या ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स में बहुत सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? डायमेंशनल वेरिएबल्स हो जाएंगे। डायमेंशनल कांस्टेंट स्मॉल जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये सब किसके केस में? जैसे कि हमारे पास के आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू आती है, या एप्सिलॉन नॉट हम ले रहे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे डायमेंशनल कांस्टेंट हो जाएंगे। ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज तो फिक्स हैं लेकिन वो एक वैल्यू मतलब यूनिट के साथ है। जैसे कि जो हमारे पास स्मॉल जी होता है, इसकी यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी की क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसी तरीके से जो के और एप्सिलॉन नॉट है ये हम 12th में पढ़ने वाले हैं, तो मेन चीज इन पे ध्यान दो, स्मॉल जी और कैपिटल जी। तो क्या हो जाएगा? दोनों एक ऐसे कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू तो फिक्स्ड है लेकिन दोनों के पास एक यूनिट है, अगर यूनिट है तो डायमेंशन भी होगी, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? डायमेंशनल कांस्टेंट। और जो वेरिएबल जिनके पास डायमेंशंस होती हैं उन्हें डायमेंशनल वेरिएबल बोला जाता है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट जिनके पास कोई वैल्यू नहीं, मतलब कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती है, उनको हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलते हैं। और डायमेंशनलेस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स या ऐसी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। अब बात करते हैं आप फर्स्ट यूज की, टू डिराइव द फॉर्मूला, यानी कि हम डायमेंशन को यूज करके फॉर्मूला कैसे डिराइव करें। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट यूज बता रहा हूं, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हिच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉल, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन में दिया है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली, अभी हमें ये नहीं पता कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हम सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेते हैं। मींस जो टाइम है वो किसके किसके प्रोपोर्शनल में है, मास पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, इन तीनों की पावर्स, यानी कि अभी हमें पावर्स भी नहीं पता है किसकी पावर कितनी आएगी, m रेज टू a, l रेज टू b एंड g रेज टू c। इस तरीके से आ जाएगा, इसको एक क्वेश्चन नंबर हमने 1 मान लिया। ठीक है, हमने जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह जो t हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू, हमने कांस्टेंट ले लिया k, m रेज टू a, l रेज टू b एंड g रेज टू c। ठीक है, इसको इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। अब हमारे पास सबकी डायमेंशंस है। टाइम की डायमेंशन क्या है, m0, l0, t रेज टू 1। मास की डायमेंशन क्या है, m, l0, t0। इतना हो जाएगा, या फिर हम सीधा इसको m भी लिख सकते हैं, इसको t भी लिख सकते थे। ठीक है, लेंथ के लिए जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा l, कैपिटल L। ठीक है, और g, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट होती है वो कितनी होती है, वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन के लिए मैंने अभी डायमेंशन फाइंड करके बताया था, कितनी होती है, lt माइनस 2। तो इसकी भी डायमेंशन वही होगी, तो g की डायमेंशन कितनी हो गई हमारे पास, lt माइनस 2 हो गई। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, we will get t, t की जगह हमने क्या रखा, m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू आ जाएगा k। ठीक है, m रेज टू a, यानी कि जो इसकी डायमेंशन है कैपिटल m रेज टू a इनटू l रेज टू b इनटू कितना आ जाएगा, एल टी माइनस 2 रेज टू सी। हमने कुछ नहीं किया है, बस दोनों तरफ क्या डायमेंशंस पुट कर दी, हमने दोनों तरफ डायमेंशन पुट कर दी है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो LHS की डायमेंशन होगी वही RHS की डायमेंशन भी होगी। तो कंडीशन क्या है आगे, ये इतना आ जाएगा यहाँ से m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 1 इज इक्वल्स टू k। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा, इसको अगर हम कंक्लूड करें, m रेज टू a आ गया, यहां से l रेज टू b आ जाएगा, यहां से दोनों अलग अलग मतलब इस पावर को ओपन करेंगे तो यहां से आ जाएगा l रेज टू c इंटू t रेज टू माइनस 2c, क्योंकि दोनों की पावर मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ठीक है, इतना आ जाएगा, यहां से हमारे पास आगे क्या मिलेगा, m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 1 इज इक्वल्स टू k। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना है, k की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो यहां से हम जो कांस्टेंट है इसको अभी रिमूव कर देंगे, हम केवल डायमेंशंस को कंपेयर कराएंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m रेज टू a, l रेज टू b प्लस c, ठीक है, और t रेज टू माइनस 2c। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 1 इज इक्वल्स टू m रेज टू a, l रेज टू b प्लस c, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है इसमें पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, t रेज टू माइनस 2c। अब हम क्या करेंगे, जो m है, l है और t है, इनकी डायमेंशंस LHS से कंपेयर करा देंगे तो हमारे पास कुछ टर्म्स निकल करके आएंगी। क्या, a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, b प्लस c इज इक्वल टू 0, क्यों, m रेज टू a था, यहाँ m रेज टू 0 था, तो a इज इक्वल टू 0 जाएगा, केवल पावर कंपेयर करनी है। यहाँ b प्लस c था, l रेज टू, यहाँ कितना था, 0 था, हमने क्या रख दिया, b प्लस c इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। t रेज टू कितना था, माइनस 2c था, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई, इनसे बाकी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। किस किस के लिए, यहाँ से a b और c की वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी, तब हम उसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट
कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए बी और सी की इन तीनों इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू 0, ठीक है, c इज इक्वल टू -1/2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। a इज इक्वल टू 0 था तो b प्लस c इज इक्वल टू 0 था, तो हम क्या लिख देंगे, b इज इक्वल टू -c। इस इक्वेशन से हमने लिया तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, +1/2। तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं a b और c। इनको किस इक्वेशन में रखना, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी t इज इक्वल टू k m raised to a, l raised to b and g raised to c। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, t is equals to k m raised to 0, l raised to -1/2, l raised to +1/2, क्योंकि l की पावर b थी ना, तो ये कितना हो जाएगा, +b/2 एंड g raised to -1/2। कितना आ जाएगा यहाँ से, t is equals to k, ये आ जाएगा m raised to 0 1 आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा l raised to 1/2 upon g raised to 1/2। We can write it t is equals to k under root l upon g। जब हम सिंपल पेंडुलम ऑस्किलेशन एंड वेव चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें इसका फॉर्मूला आता है, k की जो वैल्यू आती है वो आती है 2 पाई। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा t is equals to 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। अगर हमें 2 मतलब k की वैल्यू पता नहीं है क्या होगी किसी क्वेश्चन में, तो हम उसको k ही रहने देते हैं और बाकी की टर्म लिख देते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया क्या, t is equals to 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी कंडीशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम किसी भी फॉर्मूले को चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। सेकंड कंडीशन के लिए हमने फॉर्मूला ले लिया क्या, f इज इक्वल्स टू mg। अब हमें प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला राइट है। वो कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहली चीज f की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल्स टू फोर्स की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ml t-2। अभी इससे पहले ही मैंने कराया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, m की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, कैपिटल M। ठीक है, g की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी LT-2। सारी डायमेंशंस इक्वेशन में पुट करो, अगर डायमेंशन LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशंस के इक्वल आ जाती है तब क्या आ जाएगा, वो फॉर्मूला हमारा करेक्ट होगा। वो कैसे, f की डायमेंशन रखो MLT-2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m की डायमेंशन m हो गई, g की डायमेंशन LT-2 आ गई, कितना हुआ यहाँ से MLT-2 इज इक्वल्स टू MLT-2। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला था हमारा वो करेक्ट था। ठीक है, अगर हम यहाँ F इज इक्वल्स टू M इंटू एस, एस का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है तो मैंने m इंटू एस कर दिया। अब देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही होगा। F की डायमेंशन MLT-2 is equals to mass की डायमेंशन कैपिटल M and displacement will have the dimension L and then we will get MLT-2 is equals to that is ML। तो क्या दोनों डायमेंशन इक्वल हैं, नहीं, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला था वो रॉन्ग था। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, इन्हीं दो कंडीशन से हमें ड्रॉबैक भी मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मान लिया मैं f इज इक्वल टू 5mg लिख देता हूं तो 5 की तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, तब भी ये इस फॉर्मूले को करेक्ट बताएगा डायमेंशनल मेथड से कि हाँ ये फॉर्मूला करेक्ट है। इसका मतलब जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट की इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है डायमेंशंस के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हमारे पास किसी भी कंडीशन में 3 से ज्यादा वेरिएबल्स अगर हैं तो उस टाइप का फॉर्मूला ड्राइव करने में हमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों, क्योंकि फिर इक्वेशंस हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और उनको सॉल्व करना पॉसिबल तो होगा लेकिन काफी टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इससे 2-3 वेरिएबल के जो फॉर्मूले होते हैं केवल वही इससे हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, देख लेना एक बार। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे चेंज किया जाए, तो उसके लिए एक चीज सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी कि अगर न्यूटन है
अगर फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, इसके लिए भी जो डायमेंशन होगी ml t-2 होगी, और अगर ये डायन तब भी कितना होगा ml t-2 होगा। मतलब अगर हम किसी भी सिस्टम को, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, तब जो डायमेंशंस हैं वो कांस्टेंट रहती है, मतलब डायमेंशंस चेंज नहीं होती। मीटर की डायमेंशन भी एल होगी, मतलब लेंथ अगर हम ले रहे हैं मीटर में, अगर मेजर कर रहे हैं लेंथ को, तब भी इसकी डायमेंशन एल होगी। अगर हम इसको किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं तब भी डायमेंशन एल होगी। अगर हम इसको सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तब भी डायमेंशन एल होगी। इसका मतलब है कि डायमेंशंस पर यूनिट्स का या सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो इसी चीज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी थी क्यू, और मैंने बताया था कि जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट जो n1 और u1 था, ये फर्स्ट किसी एक सिस्टम में था, मान लिया ये mks में था। ठीक है, दूसरा इसी यूनिट को हमने डिफाइन किया अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में, क्या हो गया, वो हो गया n2u2। जैसे कि मेरे पास 5 मीटर था, अगर मैं इसको क्वांटिटी वही थी, ठीक है 5 मीटर थी, इसको मैंने किसमें सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो ये n1u1 था और ये n2u2 था, इस तरीके से। तो वही लेकर के अब हमें करना है। तो हमने क्या किया, यहां से हमें ये एमकेएस था, ये क्या था सीजीएस था, हमें एमकेएस को सीजीएस में चेंज करना था। तो कैसे, n2u2 इज इक्वल्स टू n1u1, तो n2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n1u1 अपॉन कितना आ जाएगा u2। सबसे पहली चीज u1 u2 क्या है, u1 के लिए जो डायमेंशन होगा वो होगा कैपिटल M1 L1 T1, ये रेस टू ए हो जाएगा, ये रेस टू बी हो जाएगा, ये रेस टू सी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि किस यूनिट को कन्वर्ट करना है या किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फोर्स है, प्रेशर है, वर्क है, एनर्जी है, क्या है अभी हमें ये पता नहीं, तो इसलिए हमने इनकी पावर्स क्या ले ली, ए बी सी, कुछ तो पावर होगी। ठीक है, U2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M2 रेस टू ए, L2 रेस टू बी एंड T2 रेस टू C। यहां पर देखो मैंने सिर्फ ये चीज चेंज की है, सुफिक्स चेंज किया है M2 L2 T2, हमारे पास पावर्स वही है ABC ABC। इसका मतलब क्या था कि जो डायमेंशन है वो हमें यूनिफॉर्म लेनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस न्यूमेरल की वैल्यू फाइंड करनी है। इस न्यूमेरल की वैल्यू कितनी आएगी, वो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को जरा इस फॉर्मूले में पुट करो। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद क्या आ जाएगा n2 इज इक्वल्स टू n1। ठीक, ऊपर कितना आ गया हमारे पास m1 l1 t1, m1 रेज टू a, l1 रेज टू b, t1 रेज टू c अपॉन कितना आ जाएगा m2 रेज टू a, l2 रेज टू b एंड t2 रेज टू c। कितना हो जाएगा n2 इज इक्वल्स टू n1, ये आ जाएगा हमारे पास m1 अपॉन m2 रेज टू a, L1 अपॉन L2 रेज टू b, T1 अपॉन T2 रेज टू C। ये इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब कैसे हमें चेंज करना है, ठीक है, वो सीखते हैं। तो इसमें हम एक वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम फोर्स और डाइन में रिलेशन फाइंड कर रहे थे, तो हम ये रिलेशन ले लेते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स को मतलब डाइन फोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फोर्स की हमारे पास क्या थी, एमकेएस यूनिट थी, हम उसको सीजीएस में चेंज करना, तो कैसे करेंगे वो देखेंगे अब। तो अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डायन। तो सबसे पहली चीज फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 रेज टू a, l1 अपॉन l2 रेज टू b, t1 अपॉन t2 रेज टू c। सबसे पहले a b और c की वैल्यू हमें चाहिए। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है m l t माइनस 2, यानी कि a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 2। मतलब m की पावर जो होगी वो ये इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, l की पावर जो यहाँ पर है वो b की वैल्यू हो जाएगी, और जो t की पावर यहाँ पर है वो क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी। क्यों, चाहे सीजीएस में रहे चाहे mks में रहे, लेकिन जो पावर m जो डायमेंशन है वो तो हमारी mlt माइनस 2 ही रहेगी ना। ठीक, तो अब बात करते हैं हम आगे M1 M2 की।
ठीक है। m1 हो जाएगा फर्स्ट सिस्टम के लिए, न्यूटन के लिए m1 कितना आएगा 1 किलोग्राम, l1 कितना आएगा 1 मीटर, t1 कितना आएगा 1 सेकेंड। ठीक है। m2 कितना आ जाएगा 1 ग्राम, l2 कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, t2 कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, क्योंकि mks हो या cgs हो दोनों में ही टाइम सेकेंड में आता है। ठीक है। वैल्यूज यहां पुट कर दो, क्या आ जाएगा n2 इज इक्वल्स टू n1। ठीक है। n1 की वैल्यू कितनी है 1, यहां पर n1 की वैल्यू भी हम लिख लेंगे, n1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 1 न्यूटन को हमें चेंज करना है। अगर ये 10 न्यूटन होता तो n1 की वैल्यू कितनी आती 10 न्यूटन आ जाती, यानी कि 10 आ जाती। ठीक है। 1 इनटू m1 की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम रेज टू 1, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज टू 1, ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू -2। ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, यहां तक हमारे पास आ गया, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचा n2 इज इक्वल्स टू, ये बचेगा यहाँ पर 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और यहां आ जाएगा 1 रेज टू 1 रेज टू 1, और इनटू में यहाँ 1 क्यों लिखा हुआ है, इनटू में यहाँ 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास टर्म आई है, ठीक है, कौन सी 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड रेज टू -2, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, देन n2 इज इक्वल्स टू, यानी कि हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना, कितने डायल होगा, कितना हो जाएगा 1000 इंटू 100, कितना हो जाएगा n2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 5 10। यही हमारा चेंज करने के बाद भी आता है, जब हम नॉर्मल तरीके से चेंज करते हैं, तो इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एक छोटी सी चीज और बची है इसमें, वो क्या है कि अगर हम दो डायमेंशन को सम कर रहे हैं, मान लिया हमारे पास l प्लस l आ गया, दो डायमेंशन को सम करने पर जो आएगा वो 2l नहीं आएगा, वो लेंथ ही आएगा। क्यों, अगर मैंने 5 मीटर प्लस 5 मीटर सम किया है तो कितना होगा 10 मीटर। केवल जो न्यूमेरल वैल्यू है, जो न्यूमेरल पार्ट है किसी भी यूनिट से क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का, केवल उसमें चेंज आएगा, यूनिट में कोई चेंज नहीं आता है। ये तो मीटर ही रहा ना, तो इसलिए जो ये डायमेंशंस हैं ये किस पर काम करती है, यूनिट पर काम करती है। मान लिया जैसे कि हमारे पास l माइनस एल है, तो इसका मतलब जीरो नहीं आएगा, वो क्या होगा l होगा। वो कैसे होगा, अगर मैं 10 मीटर में से 5 मीटर माइनस करूंगा कितना बचेगा 5 मीटर बचेगा ना। तो क्या यूनिट पर कोई इफेक्ट आया, नहीं, केवल किस चीज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, जो न्यूमेरल पार्ट है उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर किसी भी डायमेंशन को, सेम डायमेंशन को उसी डायमेंशन में प्लस करें तो वही आ जाता है, अगर किसी डायमेंशन को उसी डायमेंशन से माइनस करें तो वो वही डायमेंशन आ जाती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे कि अगर हम देखें तो t प्लस टी इज इक्वल्स टू टी, t माइनस टी इज इक्वल्स टू टी, m प्लस m इज इक्वल्स टू m हो जाएगा, m माइनस m इज इक्वल्स टू m हो जाएगा। बाकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि l इंटू एल करते हैं, तब उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मीटर इंटू मीटर क्या होता है मीटर स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि मान लिया हमने क्या किया 5 मीटर इंटू 5 मीटर, एरिया निकालते हैं ना, एरिया फाइंड करने का यही तरीका होता है कि दोनों लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया यहाँ से, ये आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही l इंटू एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा एल स्क्वायर, l अपॉन एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। मतलब सेम डायमेंशन को उसी डायमेंशन से अगर डिवाइड कर दे तो वो बन जाता है डायमेंशन लेस। ठीक है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं बचती है। तो डायमेंशन का केवल इतना ही टॉपिक था। बुक में डायमेंशन दी हुई है, शायद सबसे लास्ट में जाकर के देखना, थर्ड या फोर्थ पेज होगा लास्ट से, ठीक है, उस पे दिया हुआ होगा, बहुत सारी डायमेंशन है, सारी लर्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हमारे सिलेबस में आती जाएंगे वैसे वैसे हम लर्न करते जाएंगे। बस फॉर्मूला होना चाहिए और हमारे पास यूनिट होनी चाहिए, डायमेंशन हम अपने आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टिपिकल एग्जांपल और करा रहा हूं इसी से रिलेटेड, जो मैंने अभी एक कंडीशन बताई है कि l प्लस एल इज इक्वल्स टू कितना होता है l, यानी कि हमारे पास क्या था v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इक्वेशन ऑफ मोशन थी,
हमें बताना था कि क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन राइट है या रॉन्ग है। तो इसके लिए सबसे पहले से वेलोसिटी या स्पीड दोनों की डायमेंशन एक ही होगी, कितनी होगी lt माइनस 1 इज इक्वल्स टू इसकी डायमेंशन कितनी होगी lt माइनस 1 प्लस ए की डायमेंशन कितनी होगी lt माइनस 2 इंटू टाइम की डायमेंशन कितनी होगी t। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा lt माइनस 1 इज इक्वल्स टू lt माइनस 1 प्लस एक t को इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा, इसमें तो हम सिंपल एक्सपोनेंट वाला रूल लगा देंगे, कितना हो जाएगा lt माइनस 1। और मैंने बताया था कि ये दोनों ठीक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग भी ठीक है क्या हो जाएगा इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी lt माइनस 1 इज इक्वल्स टू lt माइनस 1। मैंने ये बताया था अभी कि अगर दो सेम डायमेंशन को हम सम करते हैं तो वही डायमेंशन आ जाती है, ये भी lt माइनस 1 था ये भी lt माइनस 1 था, दोनों को सम किया lt माइनस 1 आ गया। तो क्या हमारी ये इक्वेशन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आगे ठीक है, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कुछ वर्कशीट्स में डालूंगा वो देख लेना एक बार तो समझ में आ जाएगा काफी अच्छे से।